नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे गौरी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि आपने प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के नए सेक्शन माने कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अपडेट से जुड़े नए सेक्शन की काफी सराहना की है और आपको ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जब आप अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ साझा करते हैं तो सच मानिए हमें एक नई प्रेरणा मिलती है इस शो को और बेहतर बनाने के लिए, इसके कंटेंट पर और सीरियसली काम करने के लिए। तो इसी तरह अपना प्यार रेडियो उड़ान के साथ बनाए रखें और हम आपसे वादा करते हैं कि डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, रेडियो उड़ान की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही आप रेडियो उड़ान की लाइव स्ट्रीमिंग भी सुन सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे एलेक्सा, ट्यून इन या फिर किसी भी ऑनलाइन रेडियो वेबकास्ट साइट पर। दोस्तों, हम जानते हैं कि रेडियो उड़ान से आप बहुत प्यार करते हैं, हमारे शोज को बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर एक अपडेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। और इसी के साथ अगर आपने कोई भी शो मिस कर दिया हो या आपको कोई शो इतना पसंद आया हो जिसे आप फिर से एक बार सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर रेडियो उड़ान के कई सारे शोज अपलोडेड हैं और आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको हर एक शो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। बहरहाल दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप इन बारिश के दिनों में अपना और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे हैं और साथ ही इन बारिश के दिनों को गर्म चाय के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। दोस्तों, बारिश के इन दिनों में रेडियो उड़ान के गानों के साथ आपके दिन झूमते हुए बीते जा रहे होंगे, लेकिन साथ ही आइए अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा अपडेट होने की तरफ। आइए अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि देश भर में, दुनिया भर में डिसेबिलिटी जगत में क्या चल रहा है, कौन सी जॉब अलर्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं और क्या है DEPWD के लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। पहले सुनते हैं आज की शो की हेडलाइंस। विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए नियम होने जा रहे हैं और भी सख्त। जानेंगे गूगल मैप्स का उपयोग करके व्हीलचेयर सुलभ स्थानों को कैसे खोजें। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर IAS का चयन किया रद्द, उन्हें कभी भी परीक्षा देने से किया प्रतिबंधित। सुनेंगे जॉब अलर्ट। DEPWD की तरफ से रिक्ति की घोषणा। दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए नई मोबाइल थेरेपी बसेस की गई लॉन्च। उम्र 16 साल, शरीर से दिव्यांग पर इंग्लिश चैनल की अपार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर मांगी रिपोर्ट। महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव, जानेंगे डिटेल्स। सद्भावना T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पटना वेटरन्स की टीम हुई विजयी। सुनेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी MSJE की तरफ से नई अपडेट्स। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। आज की हमारी पहली खबर आती है पूजा खेड़कर केस के बारे में अपडेट से जुड़ी हुई। दोस्तों, पूजा खेड़कर केस से सरकार ने अब सीख ले ली है और अब सरकार विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए और सख्त नियम बनाएगी। जी हां दोस्तों, नखरेबाज IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की बर्खास्तगी के साथ ही केंद्र सरकार ने विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों को सख्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम RPWD अधिनियम 2016 के नियमों में संशोधन का मसौदा प्रकाशित किया। इसके तहत अब इसकी प्रक्रिया लंबी कर दी गई है। संशोधन नियमों के तहत विकलांग लोगों को अनिवार्य रूप से अपनी पहचान का प्रमाण, 6 महीने से अधिक पुराना फोटो और आधार कार्ड जमा करना होगा।
विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त करने और प्रक्रिया शुरू करने के लिए केवल चिकित्सा अधिकारियों को ही सक्षम माना जाएगा। इसमें ये भी सुझाव दिया गया है कि इसमें लगने वाले समय को 1 से 3 महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए। विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि ये प्रस्तावित संशोधन फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों की समस्या से निपटने में बहुत कारगर साबित नहीं होंगे। उनका तर्क ये है कि भ्रष्टाचार के कारण ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि संभावित नए नियम वास्तविक आवेदकों के लिए सिस्टम से गुजरना मुश्किल बना देंगे। दोस्तों, प्रोग्राम में अब बारी है जानने की कि गूगल मैप्स का उपयोग करके व्हीलचेयर सुलभ स्थानों को कैसे खोजा जा सकता है। गूगल मैप्स ने व्हीलचेयर सुलभ स्थानों को खोजने और अपडेट करने के लिए सुविधा शुरू की थी। उपयोगकर्ताओं ने व्हीलचेयर आइकन प्रदर्शित करने के लिए सुलभ स्थानों को सक्षम किया और पहुंच योग्यता विशेषताओं को दिखाना शुरू किया। समीक्षाओं के माध्यम से पहुंच योग्यता विवरण भी संपादित और सबमिट किया। इन चरणों के चलते एक सहज और समावेशी अनुभव गूगल मैप्स अब प्रदान कर पाएगा। गूगल मैप्स उपयोगकर्ताओं को पहुंच योग्यता जानकारी की पहचान करने और उसे अपडेट करने में मदद करने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है। अब आप अपने एंड्रॉयड फोन या टैबलेट पर गूगल मैप्स का उपयोग करके व्हीलचेयर सुलभ स्थानों को खोज सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन या टैबलेट पर गूगल मैप्स ऐप लॉन्च करें, सेटिंग एक्सेस करें, खाता मेनू खोलने के लिए ऊपरी दाएं कोने में अपनी प्रोफाइल फोटो या नाम के पहले अक्षर पर टाइप करें, फिर सेटिंग्स चुनें, पहुंच सेटिंग्स पर जाएं, सेटिंग्स मेन्यू में पहुंच सेटिंग्स पर टैप करें, पहुंच योग्य स्थान सक्षम करें, पहुंच योग्य स्थान विकल्प चालू करें। ये खोज परिणामों में व्हीलचेयर आइकन द्वारा इंगित व्हीलचेयर सुलभ स्थानों के प्रदर्शन को सक्षम करेगा। पहुंच योग्य विशेषताएं देखें। पहुंच योग्य स्थानों को सक्षम करने के बाद किसी स्थान की खोज करें। व्हीलचेयर सुलभ स्थानों पर व्हीलचेयर आइकन दिखाई देगा। किसी स्थान का चयन करके उसकी पहुंच योग्यता विशेषताओं का सारांश देखें। किसी व्यवसाय की पहुंच योग्यता विशेषताओं को अपडेट करें। स्थान की खोज करें। गूगल मैप्स खोलें और उस स्थान की खोज करें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं। मानचित्र पर स्थान का चयन करें। इसके विवरण को खोलने के लिए मानचित्र पर स्थान पर टैप करें। पहुंच योग्यता सुविधाएं संपादित करें। इसके बारे में या अबाउट पर क्लिक करें और फिर एडिट फीचर्स पर टैप करें। विशेषताएं बदलें। किसी विशेषता को अपडेट करने के लिए उस पर टैप करें। अतिरिक्त विशेषताओं के लिए मोर का बटन दबाएं। आवश्यक परिवर्तन करने के बाद जानकारी अपडेट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। गूगल मानचित्र को खोलें और उस स्थान को खोजें जहां आप हाल ही में गए थे। समीक्षा अनुभाग खोलें। मानचित्र पर स्थान पर टैप करें, फिर समीक्षाएं चुनें, रेट करें और समीक्षा करें। व्हीलचेयर पहुंच योग्यता यानी व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी सेक्शन में प्रासंगिक विवरण जोड़ें। आप टेक्स्ट बॉक्स में अतिरिक्त टिप्पणियां भी दे सकते हैं। दोस्तों, पूजा खेड़कर केस में यूपीएससी के प्रयासों की संख्या का पता नहीं लगाया जाने के बाद से पूजा खेड़कर के बारे में एक नई अपडेट सामने आई है, जिसमें पता चला कि उन्होंने परीक्षा के दौरान अपना नाम बल्कि अपने माता पिता का भी नाम बदल दिया था। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में पूजा खेड़कर का चयन अब रद्द किया जा चुका है और उन्हें अब आजीवन प्रवेश परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें कई बार परीक्षा देने के लिए अपनी पहचान को गलत बताने की दोषी पाया है। यूपीएससी ने एक बयान में कहा है कि सुश्री खेड़कर को सिविल परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। इसमें कहा गया है कि लोक सेवा संघ आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर को 18 जुलाई 2024 को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक बार प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया है कि 34 वर्षीय महिला को 25 जुलाई तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने 4 अगस्त तक का समय मांगा। यूपीएससी ने उसे 30 जुलाई तक का ही समय दिया था और स्पष्ट किया था कि ये अंतिम अवसर है और समय में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। उसे ये भी बताया गया था कि यदि समय सीमा पर कोई जवाब नहीं मिलता है तो यूपीएससी कार्रवाई करेगा। पैनल ने बयान में कहा कि उसे दिए गए समय में विस्तार के बावजूद
वो निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रही हैं। यूपीएससी ने उपलब्ध अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जांच की है और उन्हें प्रावधानों के उल्लंघन में दोषी पाया है। अब उनकी उम्मीदवारी पूरी तरह से रद्द की जा चुकी है और सभी भावी परीक्षाओं और चयनों से उन्हें स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। पैनल ने आगे कहा कि पूजा खेड़कर प्रकरण के मद्देनजर उसने 2009 से 2023 के बीच आईएएस स्क्रीनिंग प्रक्रिया को पास करने वाले 15,000 से भी अधिक उम्मीदवारों के डेटा की जांच की। इसने कहा कि इस विस्तृत अभ्यास के बाद सुश्री पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के मामले को छोड़कर अन्य किसी भी उम्मीदवार को सीएसई नियमों के तहत अनुमत संख्या से अधिक प्रयास करते हुए नहीं पाया गया। बयान में कहा गया है कि सुश्री पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के एकमात्र मामले में यूपीएससी की मानक संचालन प्रक्रिया उनके प्रयासों की संख्या का पता नहीं लगा सकी। मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि उन्होंने न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता पिता का नाम भी बदल दिया था। इस प्रकरण के बाद यूपीएससी अपनी एसओपी को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसा मामला दोबारा न हो। दोस्तों, अब बारी है जॉब अलर्ट सुनने का, तो आइए जानकारी लेते हैं एनएफबी के जॉब अलर्ट की। दोस्तों, एसबीआई में कुल 1040 विशेषज्ञ कैडर यानी स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की घोषणा की है, जिसमें 35 रिक्तियां आरक्षित की हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं SBI/careers पर। दोस्तों, विद्यासागर चेन्नई में विशेष शिक्षा में पूर्णकालिक 2 वर्षीय बीए डिग्री कोर्स भी खुला है, जिसके लिए कला, विज्ञान, साहित्य, गणित, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर में स्नातक, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र में पीजी या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त व्यक्ति इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से रिक्ति की घोषणा के बारे में। यहाँ पर 3 नेशनल इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज NIEPVD देहरादून, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन NIMHR सीहोर। दोस्तों, आपको बता दें कि ये तीनों ही ऑटोनॉमस बॉडीज हैं जिनका प्रशासनिक कार्यभार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ये रिक्ति डेप्यूटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरी जाएगी, जिसके लिए पे लेवल 13 निश्चित की गई है, जिसके तहत 1,75,000 का पर मंथ रेन्यूमरेशन दिया जाएगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें depwd.gov.in। वेबसाइट पर इन तीनों इंस्टीट्यूट्स के नाम आप देख सकेंगे, जिन पर क्लिक करके आपको अधिक जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों, आइए अब जानकारी लेते हैं दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए नए मोबाइल थेरेपी बसेस के लॉन्च के बारे में। NIEPID और हंस फाउंडेशन ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए नई मोबाइल थेरेपी बसेस लॉन्च की हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और हंस फाउंडेशन ने मोबाइल थेरेपी बस पहल की शुरुआत की घोषणा की। इस परियोजना का लक्ष्य नोएडा, गाजियाबाद, कोलकाता और मुंबई में 5 मोबाइल थेरेपी बसेस तैनात करके वंचित समुदायों के दिव्यांग बच्चों की अनूठी जरूरतों को पूरा करना है। सचिव श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। अन्य उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में श्री सुदीप सिन्हा, निदेशक कार्यक्रम और रणनीतिक पहल हंस फाउंडेशन, और डॉक्टर BV राजकुमार, निदेशक NIEPID शामिल थे। गहन और जीवन बदलने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रत्येक मोबाइल थेरेपी बस से लगभग 14,000 दिव्यांग लोगों तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है।
इस पहल के लिए पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के प्रति बस 2 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश की जरूरत है। साथ ही निरंतर रखरखाव, स्टाफिंग और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 1.2 करोड़ रुपए के वार्षिक परिचालन बजट की जरूरत है। अपने पहले वर्ष में मोबाइल थेरेपी बस पहल ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। आज तक कुल 5,222 दिव्यांग बच्चों को पंजीकृत किया जा चुका है और उनकी जांच की गई है तथा उन्हें व्यापक स्वास्थ्य सेवा और परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं। अपने संबोधन में श्री राजेश अग्रवाल ने NIEEPID और हंस फाउंडेशन की टीमों की पेशेवर क्षमता पर प्रकाश डालते हुए इस पहल की सराहना की। उन्होंने वंचित समुदायों तक सरकारी पहुंच के महत्व पर जोर दिया और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र पता लगाने और कार्रवाई के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग का प्रोत्साहन किया। मुख्य अतिथि ने ये भी सुझाव दिया कि समुदायों में आसान वितरण के लिए प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षण सामग्री और अन्य सहायता को बसेस में संग्रहित किया जाना चाहिए। क्षेत्र में पेशेवरों की कमी को स्वीकारते हुए उन्होंने NIEEPID छात्रों से अपने पढ़ाई के लिए खुद को समर्पित करने और सफल पेशेवर बनने के लिए अपने अनुभवों का लाभ उठाने के लिए आग्रह किया। श्री अग्रवाल ने दिव्यांग बच्चों के माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिए अकल्पिक पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव भी रखा और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ साथ भाई बहनों और PWD माता-पिता के बच्चों के लिए 100% शुल्क रियायत की वकालत की। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर है विकलांगता खेल जगत से। बिहार दिव्यांग टीम को रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और इस मुकाबले में जीत दर्ज की है पटना वेटरन्स की चैंपियन टीम ने। दोस्तों, पटना के जगजीवन स्टेडियम में बिहार दिव्यांग क्रिकेट डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित सद्भावना कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार दिव्यांग टीम को रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। वहीं पटना वेटरन्स की टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया। पटना वेटरन्स की तरफ से शानदार प्रदर्शन करने वाले अजय कुमार को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।
दोस्तों, बिहार दिव्यांग क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पटना वेटरन्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। 3 ओवर के भीतर ही वेटरन्स के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद अजय कुमार ने पारी संभाली और अपनी टीम 9 विकेट के नुकसान पर 149 रनों पर पहुंचाई। पटना वेटरन्स के लिए अजय ने नाबाद 47, संजीव ने 29, अनिल ने 26 और रवि प्रकाश ने 12 रन बनाए। बिहार दिव्यांग टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए मुकेश ने 3, अमित ने 1, धर्मेंद्र ने 1, जितेंद्र ने 1 विकेट चटकाए। जवाब में इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार दिव्यांग टीम ने 140 रन बनाकर 9 रनों से मुकाबले को हार गई। विजेता और उपविजेता टीम को बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी एस.के. भारद्वाज, डॉक्टर अमितेश कुमार, जैन काजमी, नायाब स्पोर्ट्स विकास प्रियदर्शनी ने ट्रॉफी प्रदान की। नायाब स्पोर्ट्स की तरफ से दिव्यांग खिलाड़ियों को 7,500 रुपए का इनाम दिया गया। इसके अलावा सभी खिलाड़ियों को नायाब स्पोर्ट्स की तरफ से ट्रॉफी प्रदान की गई। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक हौसले की कहानी। इंग्लिश चैनल पार कर लौटी 16 साल की दिव्यांग जिया के हौसले को लोग अब सलाम कर रहे हैं। जिया ने 17 घंटे 25 मिनट लगातार तैरते हुए इस उपलब्धि को हासिल किया है। इससे पहले जिया ने साल 2022 में पाक जलडमरू तैरकर पार किया था। अब वो 7 महासागरों को तैरकर पार करने के मिशन पर है। इस बार 17 घंटे 25 मिनट तक लगातार अकेले तैरते हुए जिया ने इंग्लिश चैनल पार किया है। इसी के साथ वो दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला पैरा तैराक होने का खिताब अपने नाम पर कर चुकी हैं। जिया ने ये उपलब्धि 28 से 29 जुलाई के बीच हासिल की है। इसमें वो इंग्लैंड के एबॉट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डेला कोर्टे ड्यून तक 34 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार कर रही थी। भारतीय नौसेना में तैनात जवान मदन राय की बेटी जिया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है। चूंकि उसके पिता मुंबई में पोस्टेड है, इसीलिए वो अपने पिता के साथ मुंबई में ही रहती हैं। अब तक उसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर पैरा तैराक जिया ने अपनी इस उपलब्धि को ऑटिज्म जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए समर्पित किया है। वहीं उसकी इस उपलब्धि पर भारतीय नौसेना और मुंबई के पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय ने बधाई दी है। जिया के पिता मदन राय बताते हैं कि वो बचपन से ही महत्वाकांक्षी है। इसी महत्वाकांक्षा की वजह से ही उसकी बीमारी कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं हो पाई। मदन राय के मुताबिक जिया ने साल 2022 में पाक जलडमरू पार किया था। इसमें वो श्रीलंका के तलाई मन्नार से तैरते हुए भारत के धनुषकोडी तक 29 किलोमीटर की दूरी महज 13 घंटे 10 मिनट में तय करके आ चुकी थी। उनकी ये तैराकी विश्व रिकॉर्ड बन चुकी है। दोस्तों, खबर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के सभी सत्र प्रभागों के जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे इस बात पर रिपोर्ट दाखिल करें कि क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनकी अदालतों में न्यूनतम आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों में सभी सत्र डिवीजनों के जिला और सत्र न्यायाधीशों को अपनी अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या 2016 के अधिनियम के अनुसार न्यूनतम आवश्यक बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर अदालत परिसर में उपलब्ध कराया गया है या नहीं। खंडपीठ ने 15 दिनों के भीतर उपरोक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। हाईकोर्ट ने न्यायिक परिसरों में बुनियादी ढांचे की कमी का स्वतः संज्ञान लिया, जो पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विकलांग व्यक्तियों के लिए दुर्गम हो सकता है। एक 60 वर्षीय विकलांग महिला ने याचिका दायर की थी, जिसमें उसके मामले को पंजाब के मरेल कोटला की जिला अदालत में पहली मंजिल से भूतल पर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, क्योंकि न्यायिक परिसर में एक विकलांग व्यक्ति को अदालत की कार्यवाही में भाग लेने की सुविधा के लिए रैंप या लिफ्ट का कोई भी प्रावधान नहीं था। दोस्तों, खबर हिमाचल से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद
अब हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिल पाएगी। हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से चाइल्ड केयर लीव की नोटिफिकेशन जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हिमाचल सरकार ने चाइल्ड केयर लीव से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। अब सरकारी सेवा में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगी। यानी ऐसी महिला कर्मचारी जिनका बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, उसे अपने पूरे सेवा काल में 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिल पाएगी। ये लीव अवधि कुल मिलाकर 2 साल की बनती है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। अब नई अधिसूचना के अनुसार संशोधित नियम सेंट्रल सिविल सर्विसेज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट रूल्स 2024 के नाम से जाने जाएंगे। इन नियमों के अनुसार जिन महिला कर्मचारियों के बच्चे 40% दिव्यांगता से जूझ रहे होंगे, उन्हें ये अवकाश मिल सकेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 2001 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कार्यरत महिला कर्मचारियों को CCL मिल पाएगी। इसके अलावा ऐसी महिला कर्मचारी जिसके कम से कम 2 संतानें हों, इस सुविधा की पात्र होंगी। वहीं प्रोबेशन अवधि के दौरान विशेष परिस्थितियों में ही चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से अपडेट्स सुनने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस सेक्शन में आपके लिए लेकर आते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से ताज़ा तरीन और ऑथेंटिक अपडेट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ, जो है सरिता द्विवेदी के बारे में। सरिता की खबर साझा करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं, समर्पण और संघर्ष से लिखी सफलता की कहानी, सरिता द्विवेदी की अनोखी उड़ान। सरिता द्विवेदी 100% लोकोमोटर दिव्यांग है। इसके बावजूद उन्होंने कला के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया है और 4 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित किए हैं। उनकी ये यात्रा शुरू होती है एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जहां उन्होंने बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और लगन देखकर उन्हें बागवानी, हाउसकीपिंग और कॉल सेंटर की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। उनके समर्पण और लगन को देखते हुए एलिम्को ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक नई भूमिका दी, जिससे उनकी जिंदगी ने एक नई दिशा ले ली। एलिम्को की ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद सरिता ने गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बोशिया खेलों के बारे में जाना। इस खेल ने सरिता के खेल यात्रा की शुरुआत की। पर्पल फेस्ट के दौरान उन्होंने इस खेल में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रेरणा से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बोशिया में रजत पदक और फिर काहिरा मिस्र में आयोजित विश्व बोशिया चैलेंजर में 2 कांस्य पदक की जीत हासिल की है। उनकी ये उपलब्धियां अद्वितीय हैं, क्योंकि उन्होंने केवल 6 महीने और 19 दिनों में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफलताओं में हैट्रिक बनाई है। सरिता अपनी सफलता का श्रेय एलिम्को के अटूट समर्थन को देती है। उनकी ये यात्रा प्रेरणा है कि अवसर और समर्थन में दिव्यांगजन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने अपने फेसबुक पेज पर सरिता की कुछ बहुत अच्छी तस्वीरें साझा की है, जिनको शीर्षक दिया गया है, हौसलों को सलाम। दोस्तों, इसी के साथ अगली पोस्ट में बढ़ते हैं नेशनल अवार्ड्स 2024 की तरफ। जी हाँ, डिपार्टमेंट ने नेशनल अवार्ड्स 2024 के लिए भी एप्लीकेशंस मंगवाए हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस और नॉमिनेशंस आप भेज सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स www.awards.gov.in पर। आप अधिक जानकारी के लिए जा सकते हैं depwd.gov.in पर भी। दोस्तों, पहले इन अवार्ड्स के नॉमिनेशन के लिए एप्लीकेशन डेट थी 31 जुलाई तक ही, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने अब इसे एक्सटेंड कर दिया है 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 तक।
तो एप्लीकेशन करने वाले सभी उम्मीदवारों से ये अनुरोध है कि आपके एप्लीकेशंस 15 अगस्त 2024 से पहले मिल जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट की तरफ। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस लाइन को चरितार्थ किया है मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय ने, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। जिया सबके लिए इच्छा शक्ति की प्रेरणा है। जिया राय ने इंग्लिश चैनल पार करके दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनने की अद्वितीय कीर्तिमान को हासिल करने की चेष्टा की है। 28 और 29 जुलाई के बीच उन्होंने इंग्लैंड की एबॉट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंटे डे ला कोटे ड्यून तक इंग्लिश चैनल को 17 घंटे और 25 मिनट में तैरकर 34 किलोमीटर की दूरी तय की, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। दोस्तों, डिपार्टमेंट की तरफ से जिया को उनकी इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर बधाई दी जाती है। साथ ही डिपार्टमेंट ने नेशनल फ्लैग को हाथ में लेते हुए जिया की एक तस्वीर के साथ साथ उनकी तैराकी का एक वीडियो भी अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है, जिसे कई लोगों की तरफ से सराहना मिल रही है। जिस पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लिखते हैं कि इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की समस्या से ग्रसित मुंबई की 16 वर्षीय जिया सबके लिए इच्छा शक्ति की प्रेरणा कही जा सकती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक जिया राय विगत 28 और 29 जुलाई के बीच इंग्लैंड में एबॉट्स क्लिफ से लेकर फ्रांस में पॉइंटे डे ला कोटे ड्यून तक इंग्लिश चैनल को 17 घंटे 25 मिनट में तैरकर जिया ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसे कि एक बड़े कीर्तिमान और इतिहास रचने से कम नहीं कहा जा सकता है। ऐसी दिव्यांग प्रतिभाओं को सरकार के साथ समाज से भी विशेष प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जो है दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की 2 अन्य योजनाएं, जिसका नाम है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति। ये दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। क्या आप एक दिव्यांग छात्र हैं जो अपनी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? अब आपके सपनों को पंख लगाने का समय आ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी की छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग आपको प्रोत्साहित करता है। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तुरंत आवेदन करें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर। वेबसाइट है www.scholarships.gov.in। याद रहे www.scholarships.gov.in। शिक्षा का दीप जलाए और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है अगस्त 31, 2024 और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तारीख है 31 अक्टूबर 2024। दोस्तों, आपको याद दिला दे कि विभाग नियमित रूप से विभिन्न छात्रवृत्तियों से जुड़े पोस्ट और एप्लीकेशन की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फेसबुक पर पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगली अपडेट है द हंस फाउंडेशन की दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के साथ की गई साझेदारी की पहल के बारे में। द हंस फाउंडेशन ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अधीनस्थ राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान NIEPID के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत 5 मोबाइल थेरेपी बसेस को लॉन्च किया गया है, जो नोएडा, गाजियाबाद, कोलकाता और मुंबई के हाशिए पर रह रहे दिव्यांग बच्चों तक पहुंचेगी। ये मोबाइल बसेस दिव्यांग बच्चों को चिकित्सीय सहायता पहुंचाने में मददगार होंगी। दोस्तों, इस खबर के साथ ही डिपार्टमेंट ने इस बस की उद्घाटन का एक फोटो भी शेयर किया है, जिसे डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर देखा जा सकता है। इसी के साथ डिपार्टमेंट अगली घोषणा करता है दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में सामुदायिक रेडियो के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज में सामुदायिक रेडियो कम्युनिटी रेडियो ने
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विषयगत पुरस्कार में 3रा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारे शो का ये नया सेक्शन, जिसका नाम है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से जुड़ी पोस्ट्स। दोस्तों, हमें आपके सुझाव, आपकी राय लगातार मिल रही हैं। आपका प्यार यूं ही हम पर बना रहे तथा आप नियमित रूप से इस जानकारी से लाभान्वित होते रहें, इसी आशा के साथ हम आज का ये सेक्शन यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, और साथ ही आपने सुना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आ रही फेसबुक पोस्ट पर एक नया खास सेक्शन। आशा करते हैं कि आप इस सभी जानकारी से लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप भी इस शो में कोई खबर सुनना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे साथ कोई न्यूज़, कोई समाचार आइटम साझा करना चाहते हैं जिसे आप इस शो पर सुनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या फिर आप जाए YouTube पर कम्युनिटी कलर्स सुने और इस पर शो के नीचे कमेंट लिखें। दोस्तों, आपसे मिलने वाले सुझाव और आपसे मिलने वाला ढेर सारा प्यार हमें इस कार्यक्रम को दिशा देने में मदद करता है, इसलिए इसे बनाए रखें और कम्युनिटी कलर्स के साथ साथ रेडियो उड़ान के अन्य प्रोग्राम्स का भी मजा उठाएं। रेडियो उड़ान के मनोरंजन से जुड़े रहें, साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। तो आज के लिए हमें इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस। विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए नियम होने जा रहे हैं और भी सख्त। जानेंगे गूगल मैप्स का उपयोग करके व्हीलचेयर सुलभ स्थानों को कैसे खोजें। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर IAS का चयन किया रद्द, उन्हें कभी भी परीक्षा देने से किया प्रतिबंधित। सुनेंगे जॉब अलर्ट, DPWD की तरफ से रिक्ति की घोषणा। दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए नई मोबाइल थेरेपी बसेस की गई लॉन्च। उम्र 16 साल, शरीर से दिव्यांग, पर इंग्लिश चैनल की अपार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर मांगी रिपोर्ट। महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव, जानेंगे डिटेल्स। सद्भावना T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पटना वेटरन्स की टीम हुई विजयी। सुनेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी MSJE की तरफ से नई अपडेट्स।